बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज जिन दो किरदारों के बारे में आपसे बात करूंगा मैं, वो दोनों सगे भाई हैं। अंदरून शहर लोहारी गेट सूतर मंडी के रिहायशी थे। ये जुराइम की दुनिया के ऐसे किरदार हैं जिनकी वजह से 90 की दहाई में जो एक नाम टॉप 10 इश्तिहारियों के हवाले से इजाद किया गया था, वो भी इन्हीं भाइयों की वजह से नाम रखा गया था। यही नहीं बल्कि लाहौर शहर की एक बहुत बड़ी दुश्मनी जो 3 दहाइयों से चली आ रही है, ट्रक्का वाला ग्रुप और तीफी बट ग्रुप के दरमियान जो दुश्मनी की बुनियाद रखी गई, उसकी वजह भी ये दोनों भाई ही हैं। इन दोनों भाइयों ने लाहौर शहर में और लाहौर से बाहर पंजाब के मुख्तलिफ अजला के जो तगड़े क्रिमिनल थे, जो इश्तिहारी थे, उनके साथ एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया हुआ था। और उस ग्रुप की वजह से इन्होंने पंजाब नहीं बल्कि दूसरे सूबों में भी जुराइम की बहुत सारी दास्तानें छोड़ी हैं। इनके जुराइम की दास्तानें ऐसी थीं कि जो काबिल माफ़ी ना थीं। कत्ल गारत गरी, अगवा, फत्ताखोरी जैसे संगीन जुराइम में ये मुलव्वस थे। और बिलाखिर इनकी मुजरमाना ज़िंदगी का इख्तिताम जिस तरह से हुआ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं बात कर रहा हूँ सूतर मंडी लोहारी गेट के रिहायशी हनीफ उर्फ हनीफ़ा और शफीक उर्फ बाबा के बारे में। हनीफ उर्फ हनीफ़ा के बारे में अगर मैं आपसे शेयर करूं, तो इसने अपनी जुराइम की ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो अपने ही एक दोस्त के कत्ल से किया था। अंदरून शहर में हनीफ उर्फ हनीफ़ा एक लड़की के इश्क में मुब्तला होता है और उसी लड़की के इश्क में इसका एक दोस्त होता है, वो भी मुब्तला होता है। हनीफ उर्फ हनीफ़ा अपने दोस्त को काफ़ी समझाता है कि इस लड़की का पीछा छोड़ दो, लेकिन वो लड़की जो है उसके दोस्त की तरफ माइल ज़्यादा होती है और उसके साथ उसका इश्क जो है वो चल पड़ता है। हनीफ उर्फ हनीफ़ा को इसका बहुत रंज था और इसी रंज की वजह से उसने अपने दोस्त को कत्ल कर दिया। बदीद कहते हैं कि हनीफ उर्फ हनीफ़ा बहुत ज़्यादा था, 1 सेकंड में आंखें माथे पर रख लेता था और किसी भी अपने अच्छे से अच्छे ताल्लुक़ वाले से भी मामलात बिगाड़ने में एक लम्हा नहीं लगाता था। हनीफ उर्फ हनीफ़ा ने जब दोस्त को कत्ल किया तो यहाँ भी उसको सांस ना आया। उसने इलाके के लोगों को, उसके घर वालों को धमकी दी कि अगर इसके जनाजे में जो शरीक करेगा तो ये उसको शिरकत करेगा तो ये उसको भी कत्ल कर देगा। और बल्कि इसने करके भी दिखाया। अपनी जो धमकी दी थी उसको कुछ हद तक इसने करके दिखाया। उसका जनाजा उठाने के लिए जब लोग वहाँ पर मौजूद हुए तो इसने उसके जनाजे पर भी फायरिंग की। वहाँ से लोग भगदड़ मच गई, लोग जनाजा छोड़कर भाग गए। लेकिन बाद अज़ां कुछ इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने, शुरफा ने, जिनकी कुछ मानी जाती थी, उन्होंने फिर हनीफ उर्फ हनीफ़ा और इसके जो साथी थे उनको समझा बुझाकर मुख्तसर सा जनाजा जो है उसका करवाया और उसको कफन दफन का उसका इंतज़ाम करवाया था। इस कत्ल के बाद हनीफ उर्फ हनीफ़ा जो है कहते हैं कि पकड़ा भी गया और उसके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज हुई, लेकिन उसके बाद इनकी सुलह हो गई थी। इलाके की बासर शख्सियात ने इनकी सुलह करवा दी थी और हनीफ उर्फ हनीफ़ा बाहर आ गया था रिहा होकर। उसके बाद हनीफ उर्फ हनीफ़ा जो है सूतर मंडी के इलाके में नहीं रहा। इसने अपना ओढ़ना बिछोना डेरा जितना भी है वो दिल्ली दरवाज़ा में बना लिया था। दिल्ली गेट एक ऐसा इलाका था जहाँ पर ताजर हजरात और बहुत सारे मामलात वहाँ पर फाइनेंशली जो थे वो जुड़े हुए थे। वहीं पर इसने अपनी रोज़ी रोटी का ज़रिया भी बनाया। रोज़ी रोटी का ज़रिया क्या बनाया कि अपनी बदमाशी की वजह से किसी से कुछ चीज़ ले, किसी से कुछ चीज़ ले, या किसी से कोई पैसे मांग लेने बदमाशी के ज़ोर पर, ये इसका वहाँ पर हल्का फुल्का सिलसिला शुरू हो गया था। सारा दिन ये वहीं पर रहता था। वहीं पर एक घर था, वहाँ पर रहता था, बाहर थड़ों पर गुजारता था, दुकानों पर टाइम गुजारा करता था, जिसके नतीजा ये हुआ कि इसकी वहाँ पर भी दोस्तियाँ अच्छी बन गई थीं। वहाँ पर एक ज़िले शाह नामी शख्स जो इसका एक बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। उसके अलावा और 2-3 लड़के और थे जिनके साथ इसकी अच्छी खासी दोस्ती थी। वो सब जो हैं इसके साथ वहीं पर वक़्त गुजारा करते थे। इसका वहाँ पर एक और दोस्त बन गया जिसका नाम पन्ना था।
वहाँ पर भी इसकी वही तारीख दोहराई गई जो लोहारी गेट में दोहराई गई थी। एक लड़की जो इसको पसंद आ गई, वो पन्ने की दोस्त हुआ करती थी। इसने पन्ने को समझाया, पन्ने को कहा कि इस पे मेरा दिल आ गया है, मैं इससे दोस्ती करना चाहता हूँ, वो मेरी तरफ राग़िब होती है। लेकिन पन्ने ने इसकी एक ना मानी और इसने इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ या इसकी कह लें कि रंजिश में या रकाबत में इसने उस लड़की के साथ अपनी शादी तय करवा ली। ये तो एक इसका दूसरा वाक़या जो है वो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा ज़रा अगर चेंज करूँ यहाँ पे थोड़ा-सा मैं टॉपिक को, तो इसी इलाके में दिल्ली दरवाज़े में एक करैक्टर था अमीरुद्दीन तारावाला के नाम से। अमीरुद्दीन ने एक कत्ल किया हुआ था। उस कत्ल में जब वो बाहर आया है तो उसकी इलाके में जो है वो धाक अपनी बिठाने के लिए उसने लोगों पर जुल्म सितम करना शुरू किए। वो वहाँ के जो गरीब लोग थे, जो दुकानदार थे, जो ठेलेबाज थे, जूतियाँ पॉलिश करने वाले थे, उन लोगों से इसने क्या किया कि उनसे चीज़ें लेता, काम करवाता तो उनको पैसे नहीं देता था। और अगर वो आगे से इससे कोई रेजिस्ट करते, मज़ाहमत करते या पैसे मांगते तो ये उन पर तशद्दुद किया करता था, उन्हें मारा पीटा करता था। वो लोग इससे बहुत तंग थे। दिल्ली दरवाज़े के जो लोग थे वो इससे नको नक आए हुए थे। लेकिन ये इसने अपनी रविश ना छोड़ी और ये अपनी उसी रविश पर चलता रहा। वो कत्ल की वजह से लोगों का इस पर को थोड़ा खौफ था, लेकिन इसने 2-4 लड़के अपने साथ मिलाए हुए थे और साथ मिला के इसने ये काम वहाँ पर शुरू कर रखा था। अब अमीरुद्दीन तारावाला जो है ये पन्ने का भी दोस्त था। पन्ने की मुखालफत हनीफे के साथ उस लड़की की वजह से शुरू हुई। जब मुखालफत शुरू हुई तो अमीरुद्दीन तारावाला, जिसने अपने इलाके में एक घर बताया गया है या कोई दुकान बताई गई है, वो दुकान जो थी वो टीपू ट्रक्कां वाला के वालिद बिल्ला ट्रक्कां वाला के हवाले से वो किसी रेफरेंस से उसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने उसको ख़रीदा था या कोई बयाना दिया हुआ था। तो ये अमीरुद्दीन जो है इसकी नज़र उस पर थी, ये उनसे दिहाड़ी लगाना चाहता था। तो अमीरुद्दीन तारावाले की उसके साथ कुछ मुखालफत चल रही थी। इसी दौरान मैं आपको बताऊं कि हनीफ उर्फ हनीफ़ा और इसका भाई जो शफीक उर्फ बाबा है, इनके चर्चे जो थे अंदरून शहर में काफ़ी हो चुके हुए थे। इनके खाते में एक वो लोहारी वाला कत्ल, कोई रावी रोड में कोई 2 कत्ल और एक कोई अपना हाजी कां का बेटा है, अपना वहीं पर कोई रेस्टोरेंट का मालिक था, उसके बेटे का कत्ल इनके खाते पड़ चुका हुआ था। उस वजह से इनका नाम भी निकल पड़ा था और ये इन दोनों का ताल्लुक़ जो है वो बिल्ला ट्रक्कां वाला से बन चुका हुआ था। वो किस वजह से बना था कि बिल्ला ट्रक्कां वाला जो है वो उसके पास इन दोनों का वालिद जो ईद मोहम्मद था, वो कहते हैं कि वो काम किया करता था या आना जाना था उसका, तो उसका वालिद ही शफीक उर्फ बाबा और हनीफ उर्फ हनीफ़ा को बिल्ला ट्रक्कां वाला के पास लेकर गया था और जिसके बाद ये उसके पास अड्डे पर ही रहा करते थे ज़्यादातर। कहते हैं कि बतौर गनमैन कह लें ये वहाँ पर मौजूद हुआ करते थे और इसी दौरान उनकी टीपू के साथ हनीफ़ा की खासकर अच्छी खासी यारी हो गई थी। अब उसको अमीरुद्दीन तारावाला जो है जो अपना दिल्ली दरवाज़े का था, उसको ये पता था कि हनीफ़ा और बाबा जो हैं ये बिल्ला ट्रक्कां वाला के पास होते हैं और उसकी आशीर्वाद इनको है। उसको उस चीज़ का भी रंज था। वो रंजिश रखते हुए उसने पन्ना के पीठ पे हाथ रखा और कहा कि इनको हम देख लेंगे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम अपनी शादी जो है उस लड़की के साथ करवाओ। पर हनीफ उर्फ हनीफ़ा बड़ी कोशिश करता है कि उसकी शादी ना हो, लेकिन ये उनको धमकी देता है कि वो उन्हें कत्ल कर देगा, पन्ना को ख़ासकर। अब पन्ने की शादी हो जाती है, तेल मेहंदी की रस्म हो गई, तो बारात भी हो गई। अब वलीमे का दिन जब आता है तो वलीमे वाले दिन अमीरुद्दीन तारावाला अपने दोस्त के साथ उस वलीमे में शिरकत के लिए जा रहा होता है। तो हनीफ उर्फ हनीफ़ा जो अकबरी मंडी में एक तंग गली है, बड़ी तंग गली के नाम से मशहूर है, उसको तंग गली ही कहा जाता है, वहाँ पर एक नौजवान किरदार है ज़िल्ले शाह। वो हनीफ उर्फ हनीफ़ा का दोस्त होता है। उसके घर में ज़िल्ले शाह, हनीफ़ा और 2 लड़के और ये 4 लोग मौजूद होते हैं वहाँ पर। जब अमीरुद्दीन तारावाला उस गली से गुज़रता है तो ये उस घर से बाहर निकलकर फायरिंग करके उन दोनों को कत्ल कर देते हैं। उसके बाद ये वहाँ से फ़रार हो जाते हैं।
इनकी टारगेट जो था वो तो था पन्ना, लेकिन पन्ना क्योंकि जब उसको हनीफा ने कत्ल करने की धमकी दी थी तो उसने अपनी गली और मोहल्ले से बाहर निकलना बंद कर दिया था। वो उसकी शादी हो गई, वलीमे वाले दिन उसके दोस्त अमीरुद्दीन तारावाला को एक साथी समेत कत्ल कर दिया गया। वजह क्या हुई कि अमीरुद्दीन तारावाला ने पन्ना की पीठ पे हाथ रखा था, और दूसरा उनको ये भी पता था कि बिल्ला ट्रक्का वाला का जो प्रॉपर्टी का यहाँ पर डिस्प्यूट है उसमें अमीरुद्दीन तारों वाला जो है वो रोड़े अटका रहा है, या वो जो वहाँ पर उस पर नज़र लगा के बैठा हुआ है वो इनसे दिहाड़ी लगाना चाहता है। ये दोनों चीज़ें जो हैं इकट्ठी हो गई थी। अब जब अच्छा एक चीज़ आपको मैं और बताऊं कि इस का जो मुकदमा है ना वो दर्ज होता है हनीफा बाबा और उसके साथियों के अलावा बिल्ला ट्रक्का वाला के बेटे टीपू ट्रक्का वाला के खिलाफ दर्ज होता है। बिल्ला ट्रक्का वाला के बारे में आपको बताऊं कि वो अमीरुद्दीन तारा वाला को मारने के लिए हनीफा वगैरह को मना करता है। उनके साथ पहले डिस्कस होती है ये मामलात, और वो जब भी कोई बात होती थी तो उनको कहता था कि नहीं, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कोई नुकसान हो उसको, मतलब कि उसने बाज़ अल्फाज में कहा था कि अमीरुद्दीन तारा वाला को नहीं मारना, लेकिन ये बजिद थे कि नहीं पहलवान जी, वो उन साढ़े काम में रोड़े अटका रहा, साड़ी जगह पे वो कब्जा करेगा। यानी कि बंदूक जो थी उन्होंने बिल्ला ट्रक्का वाला के कंधे पे या टीपू के कंधे पर रखी हुई थी, लेकिन रंजिश असल उसको उस लड़की की थी जिसकी पन्ना से शादी हो चुकी थी। ये असल बात थी। और ये गुफ्तगू जितनी भी है ना, ये आज से कोई 35 साल 40 साल पुरानी बातें हैं ये, जो कि सुनी सुनाई होती हैं लोगों को। मैंने भी जब क्राइम रिपोर्टिंग शुरू की थी तो उसके बाद जो ये टॉप 10 इश्तिहारियों का एक गैंग बना था, ये उनकी ज़िंदगी के हालात तब से सामने आने शुरू हुए थे। इनकी पिछली जो ज़िंदगी गुजरी है उसके बारे में तो सुनी सुनाई बातें होती हैं, लेकिन ये इनकी मुजरिमाना ज़िंदगी का आगाज़ जो है ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये उन लोगों की ज़बानी है जिन्होंने हनीफ उर्फ़ हनीफ़ा, शफ़ीक उर्फ़ बाबा के साथ वक्त गुजारा हुआ है, जो ये वाक़यात उनके सामने रूनुमा हुए हैं। तो ये बात आप लोग अपने जहन में रखिएगा। तो नाजरीन, बात कर रहे थे हनीफा और शफ़ीक बाबा की। शफ़ीक बाबा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो उसका अंदरून शहर में कहते हैं कि मंशियात फ़रोशी का वो काम किया करता था, और उसके ही इलाके में मोहल्ले में एक बड़ी मशहूर व मारूफ़ खातून बानो बीबी थी जिसका पूरा ख़ानदान मुंशियात फ़रोशी पे मुलव्वस था। उन पर 100 से ज़ायद कहते हैं कि मुकदमात दर्ज हैं, और बानो के बारे में तो कहते हैं कि बीबीसी ने भी ख़बर दी थी कि अंदरून शहर की एक बहुत बड़ी मुंशियात फ़रोश खातून है और उसकी मुंशियात जो है वो खुलेआम बिकती है। तो इनके साथ मुंशियात की फ़रोख्तगी के झगड़े पर बाबा के दरमियान इनका तनाज़ा शुरू हुआ, और कहते हैं एक दफ़ा कोई फायरिंग भी हुई थी और उस फायरिंग के तबादले में एक कोई कत्ल भी हुआ था। तो ये इन दोनों भाइयों की मुजरिमाना ज़िंदगी के आगाज़ के अयाम थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब जब अमीरुद्दीन तारावाला और उसका साथी कत्ल होता है तो उसकी एफ़आईआर दर्ज हो जाती है। एफ़आईआर दर्ज होती है टीपू ट्रक्का वाला के ख़िलाफ़ भी। बिल्ला ट्रक्का वाला जो है वो कहता है कि मैंने तुम्हें ये काम करने से मना किया था, तो तुमने ये काम क्यों किया? क्योंकि टीपू का उसके कत्ल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, तो बिल्ला ट्रक्का वाला जो है वो अपना टीपू का नाम, अपने बेटे का नाम उस कत्ल से निकलवा लेता है, सुलह सफाई हो जाती है। लेकिन हनीफा उसके साथी और भाई जो है वो उस कत्ल में फंसे रहते हैं। हनीफा उस कत्ल में पेश भी हो जाता है, और पेश होने के बाद बाद अज़ां कोई पैसे वैसे देकर कुछ सुलह सफाई करके वो बाहर आ जाता है, और ये कत्ल भी जो है वो खूह खाते पड़ जाता है। अच्छा, इस दौरान कहते हैं कि शफ़ीक बाबा जो था वो बिल्ला ट्रक्का वाला के पास जाता है और उससे नाराज़गी का भी इजहार करता है, उनकी कुछ तलख़ी भी होती है, और वो हनीफ उर्फ़ हनीफ़ा को सुलह के लिए बाहर लाने के लिए कुछ पैसों की भी डिमांड करता है, लेकिन बिल्ला ट्रक्का वाला उसे पैसे देने से इनकार कर देता है और उसकी छुट्टी करा देता है, जिसकी वजह से इनकी रंजिश जो है आपस में शुरू हुई। अब शफ़ीक उर्फ़ बाबा, हनीफ उर्फ़ हनीफ़ा, इस दौरान उनके खाते में कोई 5-7 कत्ल जो है वो आ चुके हुए थे, और उन कत्लों की वजह से जो है वो बड़े अपना नाम उनका हो गया था अंदरून शहर में। लोग उनसे खौफ खाना शुरू कर दिया था, लोगों ने खौफ खाना उनसे। अब इनकी जो है मुखालफत बिल्ला ट्रक्का वाला और टीपू के साथ भी हो जाती है।
कहते हैं कि एक दफ़ा ये ट्रक अपना अड्डे के अंदर घुसकर अटैक भी करते हैं और इनका फायरिंग का तबादला होता है। उस फायरिंग के तबादले में एक कोई वहाँ का अड्डे का ही एक कोई मुलाज़िम मज़दूर टाइप था, वो ज़ख्मी भी होता है। टीपू ट्रका वाला भी इनके उसके ऊपर अपना क्रॉस फायरिंग करता है, लेकिन वो बच के निकल जाते हैं। कोई जानी नुकसान ज़्यादा नहीं होता। इस वाक़े के बाद जो बिल्ला ट्रका वाला उस दौर की बड़ी बाअसर शख्सियत थी और उस दौर के जो पुलिस अफसरान थे उनके साथ उसका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था, सियासी ताल्लुक़ भी बहुत अच्छा था। तो उसने इन लोगों को हनीफ़ा और बाबा जो है ना, दोनों भाई, इनकी गिरफ़्तारी के लिए कोशिशें शुरू की, इनके घरों पर रेड करवाए। मतलब कि जो कुछ हो सकता था मुखालफिन के लिए दुश्मनदारी में उसने किया। जिसके बाद ये बाबा और हनीफ़ा जो है ये लाहौर शहर छोड़ गए। अच्छा, इसी दौरान जो हुआ कि लाहौर शहर में और भी इश्तिहारी जो है वो उन्होंने सिर उठाना शुरू कर दिया और वो भी अपने अपने तौर पर अपने जुराइम की दुनिया में बड़ा नाम रखते थे। तो इन्होंने सब ने इश्तिहारियों ने मिलकर अपना एक गिरोह बना लिया। उन इश्तिहारियों में मैं आपको बताऊं कि सियालकोट के जो बड़े तगड़े इश्तिहारी थे, नामवर उस दौर के इश्तिहारी थे, वो भी इनके साथ आ मिले। उन्होंने इनके साथ मिलकर एक बड़ा मजबूत, बड़ा तगड़ा और बड़ा ख़तरनाक गिरोह तश्कील दे लिया। अब उस 90 की दहाई में लाहौर शहर में जो इश्तिहारी इकट्ठे हुए थे, उनमें खालिद चिट्टा करैक्टर है, बड़ा मशहूर व मारूफ रहा है। शूटर्स का कमांडर जाना जाता था वो। फिर एक नाजी भट्ट किरदार हुआ है, बड़ा तगड़ा इश्तिहारी था। उसके बाद एक सना गुज्जर हुआ करता था, एक मियाँ दाऊद हुआ करता था, वहीद उर्फ वहीदियाँ। तो इस तरह से बहुत सारे मतलब के टॉप 10 इश्तिहारी। आज़म भट्ट उस दौर में हुआ करता था सियालकोट का। आज़म भट्ट का एक जोड़ीवाल होता था मनाज़र अली शाह। ये दोनों मोटरसाइकिल पर इकट्ठे ही फिरा करते थे और वारदातें किया करते थे। तो ये एक टॉप 10 इश्तिहारियों का बड़ा गैंग बन गया और इन्हीं की वजह से जब इन्होंने गैंग तरतीब दिया तो लाहौर शहर में टॉप 10 इश्तिहारियों का एक ये नाम उनको दिया गया। इस नाम की इजाद इन दोनों भाइयों की वजह से हुई थी। इनका ताल्लुक सियालकोट के इंतहाई ख़तरनाक इश्तिहारी भोला सुनियारा के साथ भी बन गया, हुमायूं गुज्जर के साथ बन गया और इन्होंने मिलकर एक दूसरे के दुश्मनियाँ ख़त्म करना शुरू की। शफीक उर्फ बाबा और हनीफ उर्फ हनीफ़ा, बात इन दो करैक्टर्स के हवाले से हो रही है। इन्होंने अपनी मफरूरी, अपनी इश्तिहारी जो वक्त था उसके दौरान भोला सुनियारा वाला ग्रुप के साथ, हुमायूं गुज्जर वगैरह के साथ, नाजी भट्ट वगैरह के साथ और मजावर जो थे लाहौर शहर में दाता दरबार के जो मजावर दावा करते हैं, उनके दुश्मनियाँ ख़त्म करने के लिए कई अपना अफराद को कत्ल किया और उन्होंने हमले भी किए। और इस हवाले से इनके दोनों के किरदारों के हवाले से मैं आपको बताऊं कि इन पर जो कोई नामजद FIR थी वो ये गिनती के 5, 7 या 8 कत्लों की FIR जिनके खिलाफ दर्ज थी। उसमें अरशद अमीन का कत्ल कह लें, अरशद अमीन चौधरी बहुत बड़ा स्टूडेंट लीडर था, उसका कत्ल हुआ। उसके कत्ल में शफीक उर्फ बाबा जो था वो शामिल था। कराची में इन्होंने बहुत सारी वारदातें की और वहाँ भी लोगों की दुश्मनियाँ निभाई। सियालकोट में दुश्मनियाँ निभाई, गुजरांवाला में, मतलब कि पैसे लेकर भी बंदे मारना इनका मामूल हुआ करता था। लोगों से भत्ताखोरी खूब किया करते थे। अंदरून शहर के जितने भी ताजर थे ज़्यादातर इनसे तंग थे। क्यों? कि इन्होंने हर किसी दूसरे ताजर से भत्ता लिया हुआ था। कुछ इनकी सियासी सपोर्ट भी थी, लोग जो थे इनसे डरते थे। कुछ ताजर जो इनसे अपने काम करवाया करते थे वो भी इनकी सपोर्ट में थे। मेरी हनीफ़ा से ज़िंदगी में सिर्फ़ एक मुलाकात हुई है, वो भी अंदरून शहर में एक ताजर के दफ्तर में। उसका कुछ सियासी ऑफिस उसने बनाया था, पॉलिटिकल ऑफिस अपना वहाँ पर मैं मौजूद था। तो ये हनीफ़ उर्फ हनीफ़ा मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह आज भी। अपने 3-4 गनमैनों के साथ आया। इसके साथ लड़के, नौजवान, हल्की हल्की उम्रों के, कोई 18-20 साल 22 साल की उम्रों के लड़के थे, वो इसके साथ थे। और इसने कॉटन का स्काई ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था, पेशावरी चप्पल पहनी हुई थी, बीच की मांग निकालता था और बाल ऊपर की तरफ बनाता था। वहाँ पर मेरी इससे पहली मुलाकात हुई, इससे सलाम दुआ भी हुई, मामूली सी गपशप भी लगी। तो वहाँ मुझे पता लगा
कि ये हनीफ उर्फ हनीफ़ा है, जिस पर बिला ट्रकों वाला के कत्ल का इल्ज़ाम है, जिस पर अपने कुछ दो दोस्त हैं उनके कत्लों का इल्ज़ाम है, रावी रोड में 2 कत्ल किए, हाजी कां के बेटे को कत्ल किया। तो मेरी वहाँ इससे एक छोटी सी मुख्तसर सी मुलाकात हुई थी। ये कुछ ही देर वहाँ पर ठहरा और उस ताजिर से मुलाकात करके या जो भी इसके कोई मामलात थे उसके साथ बिल्कुल मुख्तसर से वक्त में डिस्कस करके ये उन लड़कों के साथ वहाँ से चला गया था। तो हनीफ उर्फ हनीफ़ा और शफीक उर्फ बाबा, इनके खाते में मैं आपको बताऊं कि बेनामी कत्ल बेशुमार हैं, जो इनका आज तक नहीं इल्म हो सका कि उनको कत्ल करने वाले असल लोग कौन थे। वो उन लोगों के कत्ल या तो नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज हुए या उन्होंने अपने जो मुखालफिन दुश्मनदार थे उनके ख़िलाफ़ दर्ज करवाए, लेकिन आज तक ये नहीं इल्म हो सका कि उन कत्लों को या उन वारदातों को, कत्ल की वारदातों को सरअंजाम देने में कौन कौन लोग शामिल थे। ज़्यादातर ये इश्तिहारी जो थे अपने तमाम तर जितने भी इनके साथी इश्तिहारी हुआ करते थे ना, जैसे मैं आपको बताऊं कि नाजी भट्ट की दुश्मनी हुआ करती थी शादबाग में, महरों के साथ दुश्मनी थी। फिर एक वो थानेदार जिसको नाजी भट्ट ने कत्ल किया था, उनके उस ख़ानदान के साथ बड़ी दुश्मनी थी। अब ये एक दूसरे की दुश्मनियाँ भी निभाते थे और उस दुश्मनियाँ निभाने के लिए सब इकट्ठे होकर हमलावर होते थे। इसी तरह ताहिर प्रिंस पर भी हमला किया इन्होंने। उस हमले में जो थे मुजावरों की दुश्मनी थी, लेकिन कहते हैं कि उस हमले के लिए बहुत बड़े पैसे इन्होंने लिए थे और वो पैसे भोला सुनैरा के ज़रिए लिए गए थे। भोला सुनैरा ने वो डील की थी ताहिर प्रिंस को मरवाने के लिए और उसने काफ़ी पैसे इकट्ठे करके अपनी इस टीम को, जो टॉप 10 के नाम से मशहूर थी, वहाँ पर हमले के लिए भेजा था। उस हमले में कोई 8-10 लोग, 11 लोग मेरा ख्याल मारे गए थे और कोई 26-27 लोग ज़ख्मी हुए थे। इसी तरह अरशद अमीन का जब कत्ल हुआ उसमें भी शफीक उर्फ बाबा शामिल था। उसके साथ बाकी के इश्तिहारी जो थे उस दौर के, कहते हैं नाजी भट्ट था, खालिद चिट्टा था और इसी तरह और बाकी जो इश्तिहारी इसमें थे, अब मुझे इस टाइम नाम मेरे जहन में नहीं आ रहे, वो मेरे पास लिखे भी हैं मैंने, बल्कि पिछले वीलॉग में अपना अरशद अमीन वाले वीलॉग में वो शेयर भी किया हुआ आप लोगों के साथ। तो इस तरह से इन्होंने अपने जुराइम की बड़ी दास्तानें छोड़ी हैं और इनके लिए आपको मैं ये बताऊं कि इस कदर इनका खौफ लाहौर शहर के ताजरों में था कि लाहौर शहर के ताजर जो थे एक दफ़ा वो पिट उठे थे। फिर अंदरून शहर में बिला ट्रकां वाला, उसका बेटा टीपू ट्रकां वाला जो है वो उनकी एक हुकूमत थी, उनका एक नाम था, उनका एक दबदबा था, सियासी असर और रसूख भी था। मीनवाइल आपको बताऊं कि बिला ट्रकां वाला पर जब मैंने बताया कि एक दफ़ा पहले भी अटैक होता है, टीपू के साथ क्रॉस फायरिंग होती है, वहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं होता, लेकिन उसके बाद दोबारा कोई सुबह फजर के बाद जो है अड्डे पर दोबारा हमला होता है और उस हमले में बिला ट्रकां वाला जो है वो मारा जाता है। उसकी FIR दर्ज होती है शफीक बाबा, हनीफ उर्फ हनीफ़ा और दीगर जो मुल्ज़मान होते हैं उनके ख़िलाफ़, लेकिन उसमें कहा यह जाता है कि जो तफ्तीश के दौरान भी बात सामने आई थी और जो मौके पर जिन्होंने हमला किया था वो पकड़े गए थे। उनमें कुशादा लंबा था, एक कोई आफरीदी और शकीला कसाई, टोटल ये कुछ 4 लोग थे जिन्होंने अटैक किया था। मौजूदगी हनीफ उर्फ हनीफ़ा और शफीक उर्फ बाबा की नहीं थी, लेकिन उस कत्ल की प्लानिंग, उस कत्ल के मशवरे में वो दोनों शामिल थे। तो ये भी एक वकूआ हो गया था। अब इस वकूए के बाद जब ताजरों से भत्ता मांगना शुरू किया, असल इनका जो नाम चढ़ा है और असल जो इन्होंने लाहौर शहर में हुकूमत की है, ताजरों से जो इन्होंने बेबहा पैसे इकट्ठे किए, वो असल में इकट्ठे किए हैं बिला ट्रकां वाला के कत्ल के बाद। ताजरों से जो भत्ता मांगते थे अंदरून शहर के, वो बड़े तंग आ चुके थे। फिर उस दौर में ताजरों का एक वफद वज़ीर आला शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए भिजवाया और वो मुलाकात जो है उसमें मेन किरदार टीपू ट्रकां वाला का था। उन्होंने मुलाकात करवाई और शहबाज शरीफ को इन 2 इश्तिहारी भाइयों और इनके जो साथी इश्तिहारी थे जिन्होंने लाहौर में कोहराम बर्पा कर रखा था, भत्ताखोरी की वारदातें, कत्ल गारतगरी की वारदातें, अगवा, जिसका दिल किया फ़ोन करके धमका दिया, ये जारी थी। तो ये तमाम तर बातें जो हैं, इनके जुराइम की फ़हरिस्त लेकर वो ताजरों का एक वफ़द और एक ग्रुप कह लें, वो वज़ीर आला शहबाज शरीफ जो उस दौर में थे उनसे जाके मुलाकात करता है, उन्हें सारी रुदात बताता है और अपने साथ
होने वाले जुल्म की दास्तानें सुनाकर कहते हैं कि अगर हमारे साथ यही कुछ होना है तो हम अपनी दुकानों को ताले लगाकर चाबियां आपको दे देते हैं और घरों में बैठ जाते हैं। उस वक्त वज़ीर आला पंजाब जो शहबाज शरीफ थे वो आईजी से जो लाहौर के सरबराह थे उन्हें बुलाकर पूछता है कि मामलात क्या हैं, डिटेल हासिल करते हैं और फिर अहकामात जारी करते हैं कि इनको ज़िंदा या मुर्दा गिरफ़्तार किया जाए। इन पर कहते हैं कि उस दौर में हेड मनी भी रखी गई थी, कोई 20 लाख रुपए का इनके सरों पर इनाम भी रखा गया था। तो फिर लाहौर पुलिस जो है और अफसरान जो हैं वो सर जोड़ कर बैठ जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको इससे पहले और बताऊं कि उस दौर में एक बड़े मशहूर व मारूफ नामवर पुलिस इंस्पेक्टर नवीद सईद हुआ करते थे। वो बाद में डीएसपी के ओहदे पर प्रमोट भी हुए और प्रमोट होने के बाद साथ साथ वो प्रॉपर्टी का काम करते थे और रायवन रोड पर फिर वो एक फायरिंग हुई उन पर और वो उसमें कत्ल भी हुए उस फायरिंग के नतीजे में। उनके साथ कोई 3 साथी भी कत्ल हुए थे। इंस्पेक्टर नवीद सईद जो थे उस दौर के पुलिस मुकाबलों के हवाले से बड़े मशहूर व मारूफ थे और ख़ास कर उस दौर की जो हुकूमत थी नवाज शरीफ नून लीग के, वो उनके काफ़ी मंजूर नज़र भी थे और उनकी नज़रों में थे। वो उनके कहने पर बहुत सारे मतलब के केसेस उन्होंने सॉल्व किए थे। नवीद सईद को टास्क दिया जाता है हनीफा बाबा की गिरफ़्तारी के लिए। नवीद सईद के बारे में ये भी बड़ा मशहूर है, बल्कि ये भी कहा जाता है कि पुलिस की एक रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक नवीद सईद का हनीफा और शफीक उर्फ बाबा इन दोनों भाइयों के साथ ताल्लुक़ था, बल्कि ताल्लुक़ नहीं था, इनके साथ कारोबार भी था दुबई में। तो वो इनको नवीद सईद के इन्वेस्टमेंट थी उनके साथ दुबई के किसी कारोबार में, ये भी कहा जाता है। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, लेकिन ये एक सुनी सुनाई बात है। तो नवीद सईद को टारगेट दिया गया कि इनको गिरफ़्तार करना है और इनको वहाँ से दुबई से लेके आना है या कराची से लेके आना है या जहाँ कहीं भी वो मौजूद हैं, इनको वहाँ से किसी ना किसी तरीके से लेकर आना है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊं कि इन्होंने जो अपनी मफरूरी काटी है वो दुबई में भी बहुत मफरूरी काटी है। दुबई का एक छोटा सा मैं वाक़या आपके साथ, बड़ा इंटरेस्टेड सा वाक़या है और मज़ाहिया सा वाक़या है, वो भी मैं शेयर करूं आपके साथ कि हनीफा और बाबा जो थे ना, ये लाहौर में और मतलब दूसरे जुए खानों में भी आते जाते थे। इनको जुए का भी शौक़ हुआ करता था, जुआ भी खेला करते थे। ख़ासकर शफीक उर्फ बाबा उसके बुक मेकर से बड़े तल्लुकात हुआ करते थे। ये मैचों और रेसों पर भी पैसे लगाया करता था। ये अपना टीपू ट्रकावाला के कोई हमले के बाद ये ना दुबई फ़रार हो जाते हैं। अच्छा, उस दौर में ना जो सबसे आसान तरीका फ़रारी का होता था ना, वो दुबई का होता था। इन लोगों के वीज़े लगे होते थे और जब इनका दिल करता था वो टिकट कटा कर दुबई चले जाते थे। बड़ा आसान आना जाना हुआ करता था उस दौर में। अब तो काफ़ी मतलब कि मुश्किल प्रोसेस हो गया हुआ है, मामलात कुछ इस तरह से ख़राब हो चुके हुए हैं, लेकिन उस दौर में आना जाना जो है वो मामूल के मुताबिक हुआ करता था। ये दुबई चले जाते हैं, वहाँ पर कुछ दोस्तों के साथ एक फ़्लैट में मौजूद होते हैं। तो उन दिनों कहते हैं कि इनके जो माली हालात थे ना वो कुछ ठीक नहीं थे और दुबई में मफरूरी काटना बग़ैर पैसों के, वो कोई खाला जी का वाड़ा तो नहीं था, पैसे वहाँ पर खर्च हुआ करते थे। वहाँ पर रिहाइश और खाना ही बड़ा महंगा हुआ होता है, बल्कि आज भी यही पोजीशन है वहाँ पर। तो वहाँ पर ये कोई दोस्त अब आप फ्लैट में बैठे होते हैं, बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार माली मामला ठीक नहीं है, यहाँ पर दुबई में अभी पता नहीं और कितनी देर रहना पड़ेगा। हमला FIR बड़ी है और गवर्नमेंट भी जो है वो उस पीछे पड़ी हुई है हमारे, तो किस तरह से मामला चलाएंगे, पैसे भी ख़त्म होने को हैं। तो शफीक उर्फ बाबा जो है ना, वो अपने वहाँ पर जो दोस्त बैठे होते हैं उनको कहता है कि पैसों का इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ, अगर मुझे एक मोबाइल फ़ोन और उसमें एक सिम कार्ड दे दें और उसमें को बैलेंस डलवा दें तो मैं पैसों का बंदोबस्त कर लूँगा। उन्होंने कहा जी किस तरह से? उन्होंने कहा जी वो मेरा काम है, मुझे पता है मैंने पैसों का अरेंज करना है, आप मुझे मोबाइल फ़ोन का अरेंज करके दें। उन्होंने खैर बड़ी मुश्किल, वहाँ पे कहते हैं कि उनके माली हालात उस वक्त ठीक नहीं थे, उन्होंने कड़वा घूंट पिया, मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड और उसमें बैलेंस करवा के बाबा को दिया और बाबा जो है मोबाइल लेके वहाँ पे उसी कमरे में बैठ गया और टीवी उसने ऑन कर लिया। टीवी पर क्रिकेट मैच जो था वो शुरू होने वाला था। तो उन्होंने पूछा कि क्या? उनका जी ये मेरे बुक मेकर वाकिफ़ हैं लाहौर शहर में, यहाँ बैठ के मैं उनके साथ मैच पे बैटिंग करूँगा और पैसे मैं मंगवा लूँगा उनसे।
वो बड़े खुश हुए। मेरा ख्याल मुझे जो बताया गया कि वो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का मैच था जो चल रहा था। अब शफीक उर्फ बाबा जो है वो उस कमरे में जो बैठे दोस्त होते हैं उनको कहता है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बैटिंग की हुई है, दुआ करें कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाए तो हमें इतने पैसे आएंगे तो हमारे मामलात फाइनेंशली जो हैं वो चल पड़ेंगे। अब मैच एक बारी ख़त्म हो गई, सारे कमरे में जितने दोस्त बैठे हैं वो दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह ऑस्ट्रेलिया ਨੂੰ जिता दें, या अल्लाह ऑस्ट्रेलिया ਨੂੰ जिता दे। बल्कि एक दोस्त ने, तो मैं आपको बताऊं कि उसने, उनके एक दोस्त ने नमाज़ पढ़ी और नमाज के दौरान भी उसने दुआ की कि या अल्लाह ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाए, मैच जीत जाएगा तो साढ़े माली मामला बेहतर हो जाएंगे तो असी मफरूरी जी इतने कट्टन डे वो आराम नाल कट लाँगे। ले जी, दूसरी बारी शुरू हो गई, एंड मैच का अख्ताम हुआ और उन सब की दुआएं रंग ले आई और ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया। जब मैच जीत गया ऑस्ट्रेलिया तो उनकी खुशी की इंतहा थी, उन्होंने भंगड़े डाले और बड़ी उस टाइम हल्ला गुल्ला किया कि ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया। जब शफीक उर्फ बाबा से वो पूछते हैं कि जी कितने पैसे हम मैच पे जीते हैं, तो शफीक बाबा मुंह लटका के बैठा होता है। वो कहते बाबा की होया, पैसे तो बस जीत गए हैं, साडी टीम जीत गई है, सानू दस पैसे कितने जीते हैं असी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं पैसे कैसे तुम्हें बताऊं कि मैंने तो चलते हुए मैच में बीच में जो है अपनी बैट पलटा के अफ्रीका पे लगा दी थी, और जो मैच अफ्रीका अपना ऑस्ट्रेलिया जीत गया है तो मैं तो पैसे हार गया हूं बजाय इसके कि मैं जीतूं। तो वो सब ने उसको बाबे को दुर फिटे लानते उसको भेजनी शुरू कर दी, बुरा भला कहा। यह भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या था जो वहाँ पर पेश आया। तो खैर, जब नवीद सईद को टारगेट दिया जाता है इन दोनों भाइयों की गिरफ्तारी के लिए, तो वो उन्हें किसी ना किसी तरीके से अपने जो ताल्लुकात होते हैं इनके साथ, बाबा और नीफा के साथ ताल्लुकात तो होते हैं उसके, वो इनको किसी ना किसी तरीके से कराची लाता है, कराची बुलवा के इनका जो एड्रेस है वो शेयर कर किसी से करवाता है। उस वक्त के जो आईजी सिंध थे वो राना मकबूल थे। राना मकबूल नवीद सईद के जो है ना उस पर ख़ास ही उनका अच्छा ताल्लुक हुआ करता था। नवीद सईद उनका बड़ा मंजूर नज़र था। इसने राना मकबूल साहब की खिदमत भी हासिल की और किसी ना किसी तरीके से कराची में एक कहते हैं कोई खातून थी जिसको हनीफ़ा मिलने के लिए जाया करता था, वहाँ से हनीफ़ा को उस खातून की मदद से नवीद सईद ने कराची जाकर गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करके उसको लाहौर ले आया। लाहौर में कहते हैं लाहौर लोअर मल के थाने में उसको लाया गया, और लोअर मल थाने में लाने के बाद जब हनीफ़ा के मुखालफिन को पता लगता है कि वो आ गया है, तो मेरे ज़राए का ये कहना है कि मुखालफिन जो हैं वो अपने साथियों गनमैनों के साथ लोअर मल थाने जाते हैं और हनीफ़ उर्फ हनीफ़ा की वहाँ पर टिंड भी की जाती है। उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उसको ठुड्डे मारे जाते हैं और फिर उसके बाद उसको पुलिस मुकाबले में मारने का फ़ैसला भी किया जाता है। उस वक्त कहते हैं कि बहुत बड़ी रकम एक दी गई थी पुलिस को हनीफ़ा को मुकाबले में मारने के लिए, और वो रकम देने की असल वजह ये थी कि हनीफ़ा को उसके मुखालफिन जो हैं वो फायरिंग करके कत्ल करेंगे। ये असल वजह थी उस बड़ी रकम की, और हनीफ़ा को जो है वो एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। इसी तरह उसके कुछ अरसे बाद शफीक उर्फ बाबा जो भी अभी दर्द सर बना हुआ था, वो अपनी वारदातें जारी रखे हुआ था, लेकिन उसके हवाले से भी आपको बताऊं कि वो कराची से फिर एक इतला आती है, क्योंकि वहाँ पर राना मकबूल आईजी होते हैं, वो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है उस पर लगे होते हैं अपने, उन्होंने वहाँ कर कराची के जो पुलिस अफसरान होते हैं उनको उस इन्फॉर्मेशन पे लगाया होता है, और फिर एक इतला हमें आती है कि कराची में शफीक उर्फ बाबा भी एक पुलिस मुकाबले में मारा गया। उसकी लाश भी कुछ दिनों के बाद लाहौर लाई गई और उसको यहाँ पर उसको कफन दफन किया गया। तो ये थे दोनों अपना किरदार, हनीफ़ा और बाबा, ये दोनों भाई थे। इनकी वजह से जो जो कुछ शहर में हुआ, इनकी जो कत्ल गारतगरी की वारदातें थीं, साथ इश्तिहारियों के साथ मिलकर इन्होंने क्या कुछ किया, लाहौर शहर की सड़कें खून से रंगीन की, ये दास्तानें इनकी जुराइम की ऐसी हैं जो आज भी लोग नहीं भूलते। आज भी उनके मुखालफिन जो हैं वो इसी तरह से इन वारदातों को याद रखते हैं। मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि लाहौर शहर की जो सबसे बड़ी दुश्मनी जो 3 दहाइयों पर मुहित है, बिला ट्रका वाला और तीफी बट वगैरह के दरमियान, वो भी इन दोनों भाइयों की वजह से ही थी। एक वाक़या मैं आपको बताऊं कि इन्होंने बिला ट्रका वाला के कत्ल के बाद इन्होंने रॉयल पार्क में ना अपना ऑफिस भी बना लिया था। ये फिल्म इंडस्ट्री में भी गए थे, वहाँ पर भी इन्होंने बड़ी अपनी धाक बिठाई, वहाँ पर भी इन्होंने बड़ी बदमाशी की। मियाँ फरजंद लकी ईरानी सर्कस वाले हैं, बड़े मशहूर व मारूफ एक किरदार है लाहौर शहर का।
इन्होंने जब रॉयल पार्क में ऑफिस बनाया तो मियाँ फरजंद का अभी ऑफिस वहाँ पर अराई पिक्चर्स के नाम से था। इन्होंने मियाँ फरजंद से उस वक्त 5 लाख रुपया भत्ता भी मांगा था। मियाँ फरजंद ने भत्ता देने से इनकार किया तो इन्होंने उसके एक मुलाजम को टांग में गोली मारी और उसके ऑफिस में तहस नहस फेर के रख लिया था। ये इस वाक़े के बाद जो है ये मामला उस दौर के एक बासर शख्सियत है, ताजर बरादरी, ताजर रहनुमा तीफ़ी बट, ये मामला उनके पास गया। मियाँ फरजंद ने बात की कि इस तरह से ये जो हनीफा बाबा वगैरह हैं हम उनके साथ बदमाशी लगा रहे हैं और भत्ता मांग रहे हैं। तीफ़ी बट ने हनीफा को फ़ोन किया और कहा कि वो बाज आए, इनकी जान बख्श दे और इनके पीछे से टल जाए। तो हनीफ उर्फ हनीफा ने कहा कि बट साहब अपनी इज्जत का मामला है, फिल्म इंडस्ट्री दे विच अपना बड़ा ना है तो अपने पल्ले रहिंदा कुछ नहीं। तो तीफ़ी बट ने हनीफा को आगे से जवाब दिया कि मेरी भी इज्जत का मामला जे हुण ते बस कह दिता ना कि इन्हां तो हुण टल जा ते मेहरबानी कर, हुण इन्हां नूं कुछ नहीं कहना। तो वो तीफ़ी बट ने इनका मामला कह के सुलझाया था। हनीफा बाबा का ताल्लुक जब तीफ़ी बट से बना बिल्ला ट्रकांवाला के कत्ल के बाद, तो ये बात डेवलप हुई कि बिल्ला ट्रकांवाला के कत्ल में तीफ़ी बट, गोगी बट वगैरह शामिल हैं। ये बात डेवलप करने वाले, टीपू ट्रकांवाला के कानों में डालने वाले कौन लोग थे? जो टीपू के पास बैठा करते थे, जो टीपू के बाप के दोस्त थे और कुछ उसके फैमिली मेम्बरान कह लें वो थे। वो कहा करते थे कि ये तीफ़ी बट वगैरह तुम्हारे बाप के कत्ल में शामिल हैं, इन्होंने ही मिलकर हनीफा वगैरह के साथ तुम्हारे बाप को कत्ल करवाया है। तो ये बुनियाद इस दो ख़ानदानों के दरमियान जो 3 दहाइयों से दुश्मनी चली आ रही है वो भी इन भाइयों की वजह से ही पड़ी थी। तो इस तरह के किरदार जो हैं वो बहुत से भरे पड़े हैं, लाहौर शहर की तारीख भरी पड़ी है। इन किरदारों को डिस्कस करने का मकसद मतलब ये होता है कि इन किरदारों ने जो कुछ किया है उससे सबक लेने की बजाय इनके जो अंजाम हैं वो देखें कि इनके घरों में आज तक कोई दिया नहीं जला। इनके घर वाले आज भी इन लोगों के किरदार की वजह से, इनके कारनामों की वजह से अपनी शनाख्त जो है वो छुपाने पर मजबूर हैं। कोई बंदा ये फ़ख्र से नहीं कह सकता कि ये किरदार जो है इनके साथ हमारा क्या रिश्ता था। सो खुदारा ख़ास कर हमारी नौजवान नस्ल इस किस्म के किरदारों से सबक हासिल करे इबरतनाक और देखे कि इनका अंजाम क्या है। बिलआखिर जब अंजाम के बारे में वो सोचेंगे, देखेंगे तो उनको ज़ाहिर इससे सबक हासिल होगा और वो अपनी ज़िंदगी जो है वो सही ट्रैक पर चलाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।